हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ बहुत ही प्रेगनेंसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये बात जाननी आपको बहुत ही ज़रूरी है कि ये टेस्ट क्यों कराए जाते हैं। बाय द वे नहीं कराने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों कराए जाते हैं इसके लिए मैं इससे बताना चाह रही हूँ। तो थोड़ी वीडियो लॉन्ग भी हो सकती है, तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। क्योंकि आपको या आपके रिलेटिव्स या आपके पड़ोस में किसी को भी ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, तो कुछ कह नहीं सकते। तो मैं बताती हूँ, मैंने जब प्रेगनेंसी में ये टेस्ट कराया था, तो स्टार्टिंग में जब डॉक्टर ने डायग्नोस किया था कुछ, तो उन्हें अल्ट्रासाउंड में कुछ डिफेक्ट नज़र आया होगा, तभी उन्होंने ये टेस्ट मेरे को आगे के लिए लिखा था। तो ये क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट लिखा था। और मैं कोरोना टाइम में लेट हो गई थी डॉक्टर में दिखाने को, डॉक्टर देख नहीं रहे थे उस टाइम पर, तो इसलिए ये क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट लिखा था। और क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट क्यों लिखा था, क्योंकि और भी पहले हो सकता था। डबल मार्कर टेस्ट होता है, ट्रिपल मार्कर टेस्ट होता है, और क्वाड्रुपल मार्कर जो टेस्ट होता है वो प्रेगनेंसी का जो सेकंड टाइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है चलना, तब कराते हैं। तो मेरा थर्ड मंथ लास्ट हो रहा था तभी क्वाड्रुपल, क्योंकि मंथ के हिसाब से क्वाड आ रहा है, क्वाड का मतलब 4 होता है, तो वो स्टार्ट होने जा रहा था, इसलिए उन्होंने क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट लिखा। वो जो टेस्ट होता है वो ब्लड के थ्रू होता है और यूरिन के सैंपल से होता है। तो वो दोनों गया था। फिर एक बार लैब की तरफ से जो है कंफर्मेशन टेस्ट के लिए भी आता है, क्योंकि जब मेरा पॉजिटिव निकल आया था क्वाड्रुपल मार्कर, तो फिर पॉजिटिव निकलने के बाद फिर उन्होंने कंफर्मेशन दोबारा टेस्ट किया, फिर दोबारा भी पॉजिटिव ही निकला था। तो पॉजिटिव क्या निकला, ये जीन्स में गड़बड़ी हो जाती हैं, उसकी वजह से ही ये सब कुछ हो जाता है। तो उसमें कुछ फैक्टर भी होते हैं, जैसे एज का फैक्टर हो सकता है, 35 से ऊपर एज हो गई है, या बहुत सी महिलाएं स्मोकिंग वगैरह अल्कोहल वगैरह लेती हैं, उनके साथ भी हो सकता है, या उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम चली आई है, तो उसमें भी उन केसों में भी हो सकता है। पर मेरे साथ ये तीनों प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, तो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो क्वाड्रुपल मार्कर जो टेस्ट होता है उसमें हार्मोन्स का जो है 4 हार्मोन्स होते हैं, उनका डिटेक्शन करते हैं। तो उसमें जो मेरा इनहिबिन ए करके जो हार्मोन्स है वो इंक्रीज़ हो रहा था बहुत। तो वो जो हार्मोन्स होता है वो प्लेसेंटा के द्वारा बनता है। तो प्लेसेंटा के जो द्वारा बनने वाला जो हार्मोन्स है, यानी कि मेरी प्लेसेंटा उस हार्मोन्स को ज़्यादा बना रही थी। तो इसलिए उसमें जो मेरा रिस्क फैक्टर निकला एक्चुअल नहीं आता है, लेकिन स्क्रीनिंग में वो जो चीज़ है वो पॉजिटिव आई थी। तो उसमें जो है मेरा जो रेशियो निकला था वो 1:13 का रेशियो निकला था, यानी कि 13 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा डिफेक्ट हो सकता है। अब वो किस चीज़ के लिए निकला था, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18, ये 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, 18 नंबर वाला और 20 नंबर वाला। तो इसमें डिफेक्ट तो मेरा जो निकला था वो 21 में डिफेक्ट निकला था, यानी कि मेरा जो, फिर हमने कैरियोटाइप भी कराया था बाद में, तो उसमें हमें 21 वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर में चलते हैं हमेशा क्रोमोसोम्स, तो वो एक क्रोमोसोम्स ज़्यादा आ गया था, यानी कि ट्रिपल हो गए थे, एक क्रोमोसोम्स और ज़्यादा आ गया था। तो उससे चांसेस बनते हैं जब क्रोमोसोम्स 21 में 3 आ जाते हैं, यानी कि पेयर तो बनने के बाद एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा और आ जाता है, तो इसमें एम्ब्रियो के साथ में या बेबी जो भी है, बेबी के साथ में प्रॉब्लम होती है आगे चल के। तो वो कौन सा सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम जो है वो पॉजिटिव हो गया था मेरा। अब आप समझ सकते हैं डाउन सिंड्रोम क्या होता है, अगर जो नहीं समझ रहे हैं मैं उनको बता देती हूँ। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि बच्चे की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति सब थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, यानी कि मेंटली फिजिकली दोनों तरह से गड़बड़ हो सकता है। उसके हाथ छोटे छोटे, पैर छोटी उंगलियां होंगी, पैरों की भी छोटी उंगलियां होंगी, बॉडी में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट में कमी रहती है, लेकिन उसका ब्रेन कम डेवलप होता है एक तरीके से। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। उसके बाद जो है, ये मेरी रिपोर्ट है, आप इस रिपोर्ट में दे सकते हैं, यहाँ लिखा है डाउन सिंड्रोम और ये लिखा है स्क्रीन पॉजिटिव। स्क्रीन पॉजिटिव ये दिख रहा है होगा आपको, स्क्रीन पॉजिटिव और डाउन सिंड्रोम ये आपको दिख सकता है, पॉजिटिव निकला है। और मेरा रिस्क फैक्टर भी, मैं कट ऑफ दिखा देती हूँ आपको, यहाँ दी हुई है कट ऑफ। तो कट ऑफ मेरी जो है जा रही है 1:13 की, यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्क था
बच्चे के साथ में। तो इसलिए हमें फिर जब ये पॉजिटिव निकल जाता है तो उसके बाद में जो है डॉक्टर्स आगे के लिए सजेस्ट करते हैं दूसरे टेस्टों के लिए। तो हमने आगे भी टेस्ट कराए हैं, तो मेरी वीडियो तो है थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं उस टेस्ट को आज ना बता के मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कि मैंने आगे कौन सा टेस्ट कराया है। 2 टेस्ट होते हैं, एमनियोसेंटेसिस और NIPT। तो दोनों में से कौन सा कराना बेस्ट होता है और कौन सा कराना चाहिए और मैंने कौन सा कराया मैं ज़रूर बताऊंगी इस वीडियो में। तो डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर बाय द वे आज मेरा बेबी बहुत अच्छा है, स्वस्थ है, मेंटली भी फिजिकली भी दोनों तरीके से, अब वो 1 साल का हो जाएगा। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि क्यों ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है, अपने आसपास आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि बच्चे थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हैं, मेंटली वीक हैं, कमज़ोर हैं, हाथ पैर कुछ अलग टाइप के हैं और लोगों से। तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, वो क्रोमोसोम्स की ही एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। तो साइंस इतना डेवलप हो गया है कि उस चीज़ को हमें पहले डिटेक्ट कर देते हैं। उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो फिर अबॉर्ट भी कराया जा सकता है। तो ये प्रोसेस होती है। तो मैंने ये सब करा लिया था, तो मैं इससे बिल्कुल निश्चिंत हो गई थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मैं आप रिपोर्ट की वो डाल दूँगी। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ में। तो जब फिर बाकी की वीडियोस में अगले में बताती हूँ मैं एमनियोसेंटेसिस या NIPT क्या कराना चाहिए और क्या अच्छा होता है और कितना खर्चा आता है, क्यों कराना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए तब तक के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय।